हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड इसका लेक्चर नंबर 5 है। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। देखो, गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो कॉमन नेम है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब गैमेट्स देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मेल है तो मेल के अंदर मेल के जैसे गैमेट्स बनेंगे, कोई फीमेल है तो फीमेल के जैसे गैमेट्स बनेंगे। अब जो मेल है उसके अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या बनेंगे? फीमेल में ओवा बनते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम oogenesis। क्लियर हुआ? तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म भी कैसा? मैच्योर स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म, राइट। एंड जो oogenesis है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ये होता है oogenesis। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। स्पर्म है यहाँ पे तो स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योर स्पर्म। ठीक है, तो देखिए आपको पता है हम किसकी बात करने वाले हैं अभी। देखो, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस थी कुछ इस तरीके से, दो टेस्टिस, ये स्क्रोटम बनाया, इनके अंदर एक एक टेस्टिस रखी हुई है। क्लियर है? ये टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टीएल लिख दिया मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब ईच लोब्यूल के अंदर ये क्या है? टेस्टिकुलर, ये टेस्टिस है, टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर 250 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। अब ईच लोब्यूल के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये इस तरीके से 1 to 3 हो सकती हैं। याद रखिए, इनके नंबर याद रखिए। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, पुरानी लिख रही। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हो सकते हैं? 1 to 3 हो सकती है, इतना तो आपको याद होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकालेंगे, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर के हिस्से को हमें समझना है। ठीक है, तो मैंने कट किया एंड इसको हम इस तरीके से यहां पे देखेंगे, टीएस को बनाएंगे। टीएस बना लेती हूं मैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका मैंने क्या बना लिया? टीएस। टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? सेमिनिफेरस का ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने टीएस बना लिया। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं आपको पता होगा, याद हो जानी चाहिए अब तक। इसके अंदर दो तरीके की सेल्स मिलती हैं। एक को तो हम बोलते हैं क्या? ये जो मैं बड़ी बड़ी सी बना रही हूं, ये क्या है? ये है सर्टोलाई सेल। ठीक है, क्या है ये? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, इसका एक और नाम होता है नर्स सेल। नर्स क्या काम करती है? न्यूट्रिएंट्स देती है ना, हमें खाने पीने को देती है जब बीमार होते हैं। ओके, लेकिन ये इनके पास परमानेंट नर्स है, ये इनको हमेशा खाना देती है, मतलब नरिशमेंट देती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स देती है। ठीक है, तो यहाँ पे किन को देगी? यहाँ पे क्या होंगे? स्पर्मेटोगोनियम होंगे। हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन नहीं क्या है आपको नहीं पता है तो भी आप समझ लीजिए, ये होती हैं स्टेम सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनियम। एक की बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम, अगर हम बात करते हैं इनके सब की तो कलेक्टिवली हम इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ये इस तरीके से मान लीजिए पड़ी है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ये स्पर्मेटोगोनिया
गोनिया पड़े हैं। इतना समझ में आया? ये जो इसका खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। तो मैं लिख देती हूं ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ। देखो ल्यूमेन क्या होता है, किसी भी ट्यूब के अंदर जो इसका स्पेस खाली जगह होती है ना, मतलब कोई ट्यूब है, अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर की जो खाली जगह है वो हो जाएगा उसका ल्यूमेन। तो इस तरीके से ये इसका ल्यूमेन हो गया। अब इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना? ये कहां पे हो रहा है इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको रिलेट कराने के लिए डायग्राम बनाया था ताकि आप समझ पाए। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस होती कैसे है। ये हमने बोला था क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, इनको ही हम स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, स्टेम सेल्स। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या करती हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है? बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास, एनर्जी होती है कि अपने आप को ही बहुत ज्यादा बना सकती हैं, इतनी इनके पास एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि अपनी साइज को बढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके पास वो वाली एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ही एनर्जेटिक सेल्स होती हैं ये। तो अपनी ही संख्या बढ़ाएंगे, क्या करेंगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगी, मतलब अपनी ही संख्या को ये बढ़ाएंगी। ओके, तो क्या होगा, डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे अच्छे से। देखो जो स्पर्मेटोगोनिया है, मैं क्या कर रही हूं, एक को मैंने निकाल लिया, ठीक है, एक को मैंने निकाल लिया, स्पर्मेटोगोनियम बोल दो इसको, एक है तो स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, एक की अगर हम बात करें तो, अगर आप कलेक्टिवली बात करें तो एक स्पर्मेटोगोनिया है, वो क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया और बना देंगे, ठीक है? अब ये जो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया इन्होंने बनाए, तो किस वजह से बनाए हैं, इस वजह से बनाए हैं कि कुछ तो यहीं पे रुक जाएं, ताकि क्या हो, इनका मतलब जो वंश है वो चलता रहे, ठीक है? ये और उनसे बनते रहे, मतलब मल्टीप्लिकेशन होती रहे, ग्रोथ नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? इनके नंबर्स बढ़ते रहे, इस तरीके की इनके पास एनर्जी होती है। तो ये क्या करेंगी, कुछ तो इनके पास ही रहें, इस तरीके से बिहेव करेंगे, एंड कुछ क्या करेंगे, थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है? जो थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, देखो यहां से समझेंगे, इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है? ये स्पर्मेटोगोनिया है, गोनियम है, तो ये 2n होते हैं। 2n का मतलब डिप्लॉयड, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो उसमें 2n होंगे, 2n नंबर्स होंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होंगे एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा लिया, ठीक है? अपनी संख्या को बढ़ा लिया। सभी की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। ओके, अब उसमें भी मैंने बोला कि दो तरीके के बनेंगे, ठीक है? कितने तरीके बनेंगे, दो तरीके के बनेंगे। एक तो बनेंगे जो कि स्पर्मेटोगोनियम ही रह जाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम ही रह जाएंगे, ठीक है? और कुछ क्या करेंगे, कुछ एक थोड़ा सा उनमें उनसे डिफरेंशिएट करेंगे, एंड उनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर हो इतना? तो जो स्पर्मेटोगोनियम बने, मतलब दो तरीके के बन गए, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, दो तरीके के बन गए। एक तो क्या करेंगे, भाई आप यहीं पे रहो और हमें अपनी संख्या को बढ़ाना है। अगर सारे के सारे ही हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे तो यहाँ पे फिर बाद में कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो कुछ क्या करते हैं, अपने इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही रह जाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं कि मुझे यहीं पे रहना है और भी मल्टीप्लिकेशन करना है। कुछ क्या बोलेंगे कि ठीक है, आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाइए क्योंकि आपको स्पर्म बनना है, ठीक है? आगे लड़ने जाना है, क्योंकि जो स्पर्म बनेंगे ना, उनका मतलब मोस्टली स्पर्म, सारे ही स्पर्म बेचारे मरेंगे, सिर्फ एक जो होगा वो ही विनर होगा, वही जीतेगा, वही फर्टिलाइज करेगा ओवम को, ठीक है? जो कि गैमेट होता है किसका, फीमेल का, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे कुछ तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बचा के रखे, एंड कुछ किसमें बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बना ली इन्होंने। तो चलिए अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम को हमने निकाल लिया, किसको, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूं, इसको साफ कर देती हूं, ठीक है? यहां पे लिखते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम को निकाला, स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम है इसका मतलब एक है, ठीक है? एक स्पर्मेटोगोनियम मतलब एक जो स्टेम सेल है उसको हमने निकाल लिया यहां से,
ठीक है, उसको अब हम स्टडी करेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेजेस आती हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनियम है ये मेरे पास, कौन से वाला है जिसको स्पर्म में कन्वर्ट होना है, समझ रहे हो? कुछ तो यहीं पे रह जाएंगे, बताया मैंने, कुछ तो यहीं पे रहेंगे क्योंकि इनको अपनी जनसंख्या आगे बढ़ानी है, यहाँ से परमानेंटली खत्म नहीं होना, क्योंकि जो यहाँ पे स्पर्मेटो हम बोलेंगे जिनको स्पर्म बनना है तो उनको खत्म ही होना है, वो वापस तो यहाँ पे आके बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो कि ओम को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ तो यहाँ पे रिजर्व रखते हैं कि हमें और अपना मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ आप लोग जाइए जिनको स्पर्म बनना है, जिनको मर जाना है, ठीक है, इनमें से कुछ होंगे, मतलब कुछ में भी एक या फिर कभी कभी दो हो सकते हैं, ठीक है, जिनको क्या बनना है, स्पर्म बनना है, मतलब स्पर्म तो सबको ही बनना है लेकिन ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक या दो ही होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ये, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है, जिसके अंदर यहां से हमने निकाला एक स्पर्मेटोगोनियम, इसको स्टडी करेंगे। ये होता है 2n, 2n का मतलब क्या हुआ, 2n मतलब है कि ये अभी 46 क्रोमोसोम है इनके अंदर, मतलब क्या है, ये डिप्लॉयड है, ओके। एक देखो हमारे अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, 2n नंबर ही होता है उनके अंदर, लेकिन जो स्पर्म बनेगा उसके अंदर वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना, इतना याद रखिए, जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, उसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो 23 होते हैं। तो ये एक सेल है स्पर्मेटोगोनियम, यहां से हमने लिया, रख दिया। अब ये क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनियम करेगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस का मतलब होता है सिर्फ मल्टीप्लाई करना, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसने बना लिए दो, क्या बनाए, ये बना लिए। अब जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है इनके अंदर, 2n ही रहेगा, 2n ही रहेगा, ठीक है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा। तो इनको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है 46। जो माइटोसिस होती है वो उसमें क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे जब डिवाइड होगा तो उसको हम किसकी कैसे डिवाइड करेंगी, मियोसिस में जाएंगी, ठीक है। मियोसिस मैं यहां पे लिख देती हूं बीच में, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होगी जब इनकी, तो ये एक तरीके से रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। हमने बोला स्टेम सेल्स, इनको क्यों बोला, तो स्टेम सेल्स इसलिए बोला क्योंकि जो स्टेम सेल्स होती है उनमें मल्टीप्लिकेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, हमने बोला बहुत एनर्जेटिक है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा कर सकती हैं, ठीक है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि मल्टीप्लाई कर सके। यहां तक समझ में आ गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस हो गया। अब इनके अंदर ये क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन फिर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन हो जाता है, मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है, बस इतना सा काम होगा। तो इसके अंदर 2n थे, इसके अंदर भी n बचे, इनके अंदर भी n बचे। अब इसका नाम दूसरा बन गया, नाम क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी, ऐसे लिख दिया मैंने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सिर्फ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, इनके नंबर्स क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके अंदर होगा मियोसिस सेकंड। अब देखो जो मियोसिस सेकंड होगा ना, तो मियोसिस सेकंड किसके इक्विवेलेंट होता है, माइटोसिस के, ठीक है। क्या होगा, मियोसिस सेकंड, ये इक्विवेलेंट होता है माइटोसिस के। इससे क्या मतलब है, मतलब ये है कि इनमें अब कोई डिवीजन नहीं होना, इनमें से n नंबर तो पहले बचे बेचारे, इनमें से और हाफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर देंगी, ठीक है ना। अभी एक है, एक से हम दो बना देंगे, दोनों कैसी होंगी, सिर्फ n नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो माइटोसिस में क्या हुआ था हमारे पास, माइटोसिस में ये 2n था, तो ये 2n के ही हमने मल्टीप्लाई कर दिए, दो बना दिए, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, n है, तो n में हम n ये दो बना देंगे। मियोसिस का मतलब यही है, सॉरी मियोसिस सेकंड का मतलब यही है, क्योंकि हमने बोला ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट है, इसके जैसा है, ओके, कुछ इसके जैसा है, तो ये बन गया n। ये देखो इन दोनों ने दो बना दिए, ठीक है। ये कितने हैं, n है, मतलब इनके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, 23
3, इनका जो न्यूक्लियस है उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, सारे के सारे हैप्लॉइड हैं इनका मतलब। अब इनको एक नाम दिया जाएगा, ठीक है, इनको नाम दिया जाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम याद करना। स्पर्मेटिड, जब प्राइमरी बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आया ये क्या बना दिए, स्पर्मेटिड। अब ये बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखो जो बीच में लटक जाता है वो दुखी होता है ना तो वो ऊपर का रहता है ना ही नीचे का रहता है। अभी बड़ा ही दुखी है, ये सोच रहा है कि ना तो मैं स्पर्म बना और ना ही मैं स्पर्मेटोगोनियम रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को कुछ बोलेगा कि मुझे ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम दो ताकि मेरा भी कुछ पहचान बने, ठीक है। मुझे इस तरीके के, दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी है कि मुझे स्पर्म बनना है तो मुझे कुछ नाम दीजिए, मैं तो किसी भी तरीके का नहीं रहा, इसमें और कोई डिवीजन अब होना नहीं है। तो क्या होगा, अभी तक इसके अंदर कोई टेल नहीं है, बेचारा स्पर्म बना नहीं एंड इसके लायक ये रहा नहीं, तो ये क्या करेगा, मुझे एक नाम दो स्पेशल ताकि मेरी कोई पहचान हो, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है, स्पर्मेटो, हम बोलेंगे जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, स्पर्म का एक और नाम होता है क्या, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब इसको क्या बनना है, स्पर्म बनना है। तो इसके प्रोसेस को मैंने क्या बताया, ये बहुत दुखी है बेचारा। किस वजह से दुखी है, क्योंकि इसको स्पर्म बनना है बट ये बना नहीं है, ठीक है ना। तो अब याद करने का एक तरीका है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ताकि आपको याद हो जाए। इसको स्पर्म बनने के लिए इसका एक प्रोसेस को हम नाम देंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, वो हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये कम नहीं है, बोलेगा मुझे एक स्पेसिफिक नाम दो, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे इसको। स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हुआ। तो इन सब से क्या बन गए, एक एक स्पर्म बन जाएंगे। ये खुश हो गया कि ठीक है अब मैं स्पर्म बन गया। पहले स्पर्म कैसे होता है, पहले जैसे लार्वा होता है ना उस तरीके से बनता है, फिर उसके बाद में टेल बाद में बनती है। ओके, ये मैं बना रही हूं छोटे छोटे स्पर्म। ये क्या है, ये इसका हेड वाला रीजन है, नेक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है, मिडिल पीस है, एंड ये इस तरीके से इसकी टेल है। तो इस एक एक ने क्या बना लिए, स्पर्म बना लिए, ठीक है। इस तरीके से ये बन गए स्पर्म। ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ये देखो, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस याद कर लीजिए। अब देखो इसको बोला हमने स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें 3 टर्म्स आएंगी। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है स्पर्म बनने का, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने का प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, सिर्फ इतना सा सफर, उसमें भी इसने बोला मुझे नाम दो इस प्रोसेस को क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है। तो इसने नाम दिया स्पर्मियोजेनेसिस कि तुम खुश रहो, स्पर्मियोजेनेसिस तुम्हें नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस। ये 2 टर्म याद होगी, एक टर्म और है जो आपको याद करनी है, वो भी इसी तरीके से है। ये समझ में आया, पहले स्पर्मेटोगोनियम था, उसने माइटोटिकली डिवाइड किया, ठीक है, 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, अपना रिडक्शन कर लेगा। एक से मतलब क्या करेगा, इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ करेगा, ओनली nn बन गया। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हुआ एंड इसने क्या बना लिया, इनको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो बने दुखी आत्मा, इनको बोला स्पर्मेटिड्स, ठीक है, कि ये कहीं के भी नहीं बचे, इसलिए इनको एक और जो प्रोसेस है, इनसे स्पर्म बनने की जो प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एंड यहां से लेके यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो देख सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 1 से 4 स्पर्म बन जाते हैं,
ठीक है। लेकिन जब आप ओवम पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे सिर्फ एक जो स्टेम सेल होगी उससे एक ही होगा बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्पर्मेटोगोनियम लिया था हमने स्टेम सेल से और 4 स्पर्म बन गए। तो बहुत सारी होंगी यहाँ पे, तो बहुत सारे स्पर्म एक साथ में बनेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या देखना है कि ये जो स्पर्म्स हैं, देखो ये समझ में आया, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो जो आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है वो किस तरीके से है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारी एक क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक जैसे केक कट करते हैं ना पीस, ठीक है ना, इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से इन्होंने कट किया, ठीक है, ऐसे कट किया एंड इसको यहाँ पे रख दिया। जैसे मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, ठीक है ना, ये पीस इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। तो इसका पार्ट बनाया गया है आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है, एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये वाला डायग्राम है ना। तो इसको इस तरीके से बनाया है। तो मैं बनाऊं, अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर की बात हो रही है। तो ये क्या थे, यहाँ पे सर्टोली सेल्स थी, ठीक है, सर्टोली सेल्स, ओके। एंड इनके बीच बीच में क्या पढ़े हैं, ओगोनियम पढ़े हैं। देखिए आपको इन्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ये आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको जो oogenesis है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल है इसके कंपैरिजन में, ये बहुत आसानी से आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का है कुछ डायग्राम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओगोनिया है, यूगोनियम जो पड़े हुए हैं, ये इनसे चिपके हुए हैं, जो सर्टोली सेल्स हैं इनसे चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि इनसे ही मिलेगा। सर्टोली सेल्स जिनको नर्व सेल बोल रहे हैं, ओके। तो ये हम यहाँ पे भी एक बार करके देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। एक ओगोनियम है, ये क्या करेगा, यहीं की हम देख लेते हैं। देखो सारे के सारे ना यहीं पे हो रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि चल के यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि हमने बनाया कि ये क्या है, एक ओगोनियम है, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम, ओके। तो हम यहां से ही शुरू करते हैं। जैसे ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, नाम नहीं लिख रही अब मैं। अभी जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। हमारे पास 3D नहीं है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे करके आपको समझाने की कोशिश करें। ये यहीं पे क्या बनेगा, पहले क्या बन जाएगा, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte में, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारे बन जाएंगे। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, देन किसमें, स्पर्मेटिड में, एंड देन क्या बनेगा, ये स्पर्म, ओके। तो ये सारे का सारा यहीं पे हो रहा है, क्योंकि इससे चिपकी पड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल चिपक रही है इनसे, ठीक है, जो सर्टोली सेल है इनसे, क्योंकि इनसे हम ये बोल सकते हैं कि बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो मैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना के देख रहे हैं। स्पर्मेटोगोनियम, इसने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करके इसने 2 सेल बना ली, ठीक है। मतलब एक की बात करें तो इसने एक नहीं 2 बना ली, जिनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद आया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें 2n 2n ही होंगे, ओके। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ली। अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो एक सेकेंडरी oocyte बनाएगी, सेकेंडरी सॉरी oocyte नहीं है, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट। क्या किया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पे भी मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ये भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ली। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन स्पर्मेटिड बना लेगी, स्पर्मेटिड बन गया। अब इस स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ये क्या बनाती है, जो मियोसिस सेकंड होती है वो क्या होती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो 4 स्पर्मेटिड बन गए, इनसे क्या बनेंगे, स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, हम नीचे करके बना के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, यहीं पे हो रहा है, बस इस एरिया के अंदर ही, क्योंकि इनको ये छोड़ के आगे नहीं आ रही, इसके अंदर ही धसी हुई है, एम्बेडेड है इनके अंदर, इनको छोड़ के आगे नहीं आ रही, हमें बताना पड़ रहा है इस तरीके से। ये सारे इसके अंदर यहीं पे हो रहे हैं चेंजेस, ओके। तो हम यहाँ पे एक ही डायग्राम में तो दिखा नहीं सकते आपको, ओके। तो एक बार मैं साफ कर देती हूँ, देखते हैं कि कैसे होते हैं। अब जो तीसरी मैंने आपको टर्म बताई है ना, वो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी टर्म होती है। देखो ये जो टर्म है, मतलब यहाँ पे इन्होंने सेकेंडरी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देती हूँ, स्पर्मेटिड बना देती हूँ अब, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ, चलिए इस तरीके से ये सेकेंडरी बन गया मान लीजिए। तो यहीं पे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड ये बन गया क्या, स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है। इसी के अंदर मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से क्या बना,
स्पर्म, तो ये जो स्पर्म्स होंगे वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर धंसे हुए ही मिलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कि ये यहां नीचे की तरफ नहीं, इसके अंदर ही धंसे हुए हैं। ओके, इनके अंदर ये धंसे हुए मिलेंगे, स्पर्म्स एम्बेडेड हैं इस तरीके से। बहुत सारे स्पर्म्स यहां पे मिलेंगे इनके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर। समझ पा रहे इस चीज को, सर्टोली सेल्स के अंदर, क्योंकि इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से समझते हैं अब। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, एक यहाँ पे हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे ये स्पर्म है, स्पर्म फॉर्मेशन पता चल गया कैसे बना। अब ये स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म बना दिए इसने, एक oogonia ने 4 स्पर्म बना दिए। सोचिए कितने हैं यहाँ पे, तो कितने स्पर्म बनेंगे। मैं बना लेती हूँ उस तरीके से स्पर्म। ठीक है, थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा, इस तरीके से। ओके, ये स्पर्म्स बना दिए। अब ये जो स्पर्म है इनके अंदर धसे हुए हैं, इनको क्या करना है, ये यहाँ पे न्यूट्रिशन लिए जा रहे हैं। अब ये जो सर्टोली सेल हैं, इनको आएगा गुस्सा, ये बोलेंगे कि यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये ट्यूब्यूल ये भी क्या करेगी, कुछ लिक्विड बनाएगी। ठीक है, अब ये ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं, ये लिक्विड बनाएगी एंड उसको इसमें तेज बहाव के साथ इनको बहा देगी। ठीक है, कि तुम जाओ, अब तुम्हें मैंने इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, स्पर्म बना दिया, किससे, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बना दिया, अब तो जाओ यहां से। ठीक है, तो ये इस ल्यूमेन के अंदर आएंगे। देखो अब समझ लेना इस चीज को कि जब स्पर्म ये जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल से निकल के इस ल्यूमेन के अंदर, क्या है ये ल्यूमेन है, पहले समझाया है। ल्यूमेन मतलब इसकी जो कैविटी है, जो यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, बीच में जो स्पेस होगा, यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब स्पर्म ये जो सर्टोली सेल से जब सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल में आते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल्स से ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब ये आएंगे, तो ये जो प्रोसेस होगा, तो उसको हम बोलेंगे, ये जो प्रोसेस होगा यहां से निकल के यहां इस ल्यूमेन में जब इकट्ठा होंगे, आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन समझ में आ गया, स्पर्मिएशन बोलेंगे क्योंकि इतनी इजीली ये निकलने वाले हैं नहीं, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। जब क्या है, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड जो दुखी है उससे सिर्फ स्पर्म बनने का प्रोसेस, इतने से प्रोसेस के लिए हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस लगा रहे उन दोनों में। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, उन दोनों में हमने जेनेसिस लगाया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये है, इसमें सिर्फ क्या होगा, स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन कब, जब ये स्पर्म बन चुका है लेकिन सर्टोली को छोड़ने वाला नहीं है, इस वजह से सर्टोली इसको बाहर फेंकेगी। किसकी वजह से, इसमें जो लिक्विड होगा वो उसको बहा के लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इनमें जान नहीं होती, मतलब ये मैच्योर नहीं है। ठीक है, अभी तक ये मैच्योर नहीं हुए हैं। मैच्योर कब होंगे, जब ये एपिडायडमिस में पहुंचेंगे, वहां पे इनको क्या इनका मैच्योरेशन होगा, इनके अंदर मोटिलिटी आएगी। अभी ये इनकी जो टेल है ना स्पर्म की, वो इस तरीके से, ये इसका हेड वाला रीजन है, ये नेक है, ये क्या है, मिडिल पीस है, एंड ये इसकी टेल है। तो ये जो टेल होती है ना, ये अभी मूवमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई ये मोटिलिटी का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे खुद से जा नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जो लिक्विड होगा, वो इसके साथ ये बह के चले जाएंगे। रूट आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये चले जाएंगे। तो ये होता है एक तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार के लिए क्या इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पर्म है जिसके बारे में इतनी हमने बातें की, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो, जो स्पर्म होता है उसका जो अगला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस सा होता है। ठीक है, ये
ये इसका हेड वाला रीजन है। इसके अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी होती है, इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। क्या बोल रहे हैं? एक्रोसोम। इसके अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स मिलेंगे। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, हेड वाला रीजन है ये। चलो थोड़ा सा बना लेती हूं। ये क्या है? मिडिल, ये है यहां पे नेक, ठीक है। हेड के नीचे क्या है? नेक है। नेक के नीचे क्या है? मिडिल पीस। मिडिल पीस जो इसका मिड पार्ट होता है स्पर्म का। देखो एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी सी सेल है ये एक तरीके से, है ना। यहाँ पे देखिए हेड में इसके पास न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखिए कौन सा है? इलोंगेटेड। आपसे पूछा जाए कि स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है या फिर इलोंगेटेड, तो आप सिंपली बता देंगे कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। कहाँ पे होता है? हेड वाले रीजन में, ठीक है। एक्रोसोम कहाँ होता है? इसके हेड में होता है या फिर टेल में होता है या फिर जो मिडिल पार्ट है उसमें होता है। तो आप बता देंगे कहाँ पे है एक्रोसोम? इसके हेड वाले रीजन में होता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है, एंटीरियर पार्ट पे है। एक ये पीछे क्या है? इसकी टेल, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? नेक। ओके, ये क्या है? मिडिल पीस, मिडिल पीस। ये क्या है? टेल। समझ में आ रही है? ओके, अब ये जो इसमें मैंने क्या बताया हेड वाले रीजन में, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या है? एक सेल है, कंप्लीट एक सेल है। जब कोई भी हम सेल पढ़ते हैं तो उसकी एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर, जो पूरा है ये, इसके कंप्लीट के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन है स्पर्म के ऊपर, मैंने जो ब्लू कलर का बना दिया बिल्कुल इसके साथ। ओके, ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन। ओके, इससे चिपकी हुई है ये मेम्ब्रेन है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देती हूं, मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरे इसके ऊपर होती है, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर होती है। देखिए अब हमें समझना क्या है, जो इसका मिडिल पीस है, देखिए इसका हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस है। ये माइक्रोस्कोपी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। आप इसको देख नहीं सकते, ओके, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या दिखाई देता है? ये तो क्या है? हेड है इसका, एंड ये इस तरीके से नुकीला होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके आगे वाले भाग जो है, हिस्सा है, उसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब ये कहाँ पे जाएगा? ओवम में जाएगा जब फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये अपने एंजाइम्स वहां पे डालेगा जिसकी वजह से क्या होगा? वो इजिली हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसके पास भी क्या होते हैं? ओवम भी क्या रखता है? बहुत सारी अपने चारों तरफ क्या बना के रखता है? लेयर बना के रखता है, ठीक है। लेयर बना के रखता है तो उसको पिघलाने में एक तरीके से इनका हेल्प मिलती है, किसकी वजह से? स्पर्म की वजह से, ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो डालेगा एंड उसको भेद के अंदर घुस जाएगा। अब देखो जो स्पर्म है, इसका जो मिडिल पार्ट है, इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है, एंड यहाँ पे स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो हम बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये इसको पावर देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं? पावर हाउस होते एक तरीके से। तो इसकी एनर्जी कहां पे स्टोर है? पूरी की पूरी मिडिल पीस में, ठीक है। अब इनका एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं निब्बन कण, ठीक है। निब्बन कण एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको हम ये नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये जो पार्ट होता है, ये नेक वाला, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे क्या होती है? सेंट्रियोल होती है। देखिए दो सेंट्रियोल होती हैं, एक तो जो ये हमारा हेड है बिल्कुल इसके पास में मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे है। दूसरी सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं जो इसके पास में है। जो अगर हमारे यहाँ पे कोई सेंट्रियोल है, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, जो इसके पास हो गए, हमारे जो फेस के है ना, यहाँ पे अगर पास वाले हिस्से के पास, ऊपर वाले यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ये जो है दूसरे वाले सेंट्रियोल, इसको हम बोलेंगे डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेंट्रियोल लिख लेना, डिस्टल। तो ये जो सेंट्रियोल है यहां से क्या निकलता है, एक फ्लैजिला निकलता है। क्या? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का नाम सुनते हैं आपको दिमाग में आना चाहिए, जो कि मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। तो इसकी वजह से ये जो फ्लैजिला होता है यहां से जाते जाते कहां जाएगा, ये जो टेल है ना यहां पे जाएगा। अब टेल में मूवमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये फ्लैजिला यहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से ये टेल जो है बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटाइल होता है ना, ये मोटाइल होने का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है। इस तरीके से ये जो इसकी फ्लैजिला है ये इसको मूव कराती है। जितनी टेल जो है इसकी मूव करेगी उतना ही जल्दी चलेगा, ठीक है, इतना ही जल्दी तैरेगा, स्विम करेगा सीमेन के अंदर। एंड इनको क्या करना होता है, इनको स्विम करके अपनी टारगेट तक पहुंचना होता है, ओवम तक पहुंचना होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो एनर्जी कहां से मिलती है, इसके मिडिल पीस से। टेल में क्या है, फ्लैजिला है। कहां से आया है ये, सेकंड जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसके नेक वाले रीजन में, नीचे वाला नेक वाले रीजन में, डिस्टल पार्ट में, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल, यहां से ये निकलता है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब इजैकुलेशन होता है तो जो स्पर्म का काउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्पर्म काउंट कितना होता है, मतलब जब भी कभी क्या करते हैं, जब आगे आप जैसे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, तो देखेंगे वहां पे भी एक टेस्ट करवा के देखा जाता है। किस तरीके का, मतलब कि कोई सैंपल आपको देंगे, ठीक है, किसका, सीमेन का सैंपल देंगे, एंड उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि स्पर्म जो है किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, बहुत ही विग्रसली ये मूव करते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या है, स्पर्म है, सीमेन है, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, स्पर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म पड़े हुए हैं। बाकी क्या है, प्लाज्मा है। सीमेन, मैंने क्या बोला था कि सीमेन किससे मिलकर बनता है, सीमेन में क्या क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, स्पर्म प्लस प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है। अब जो स्पर्म है वो कितने परसेंट है, ओनली 10% है। एंड जो प्लाज्मा है वो पूरा कितना बच गया, 90% हो गया। ओके, अभी जो प्लाज्मा है वो किससे मिलके बना है, उसमें लिक्विड डालती हैं, कोन डालती हैं, ग्लैंड्स डालती हैं, कुछ जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं, वो भी अपना लिक्विड डालती हैं। तो बाकी हम बोल सकते हैं जो सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है, ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सेमिनल वेसिकल ये अपना सिक्रेशन अबाउट 90% जो पार्ट है ना, इसमें से अबाउट 60% ये डालती है, ठीक है, इसका 90% का अबाउट 60% ये अपना फ्लूइड इसके अंदर डालती है। ओके, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा भर भर के इसके बाद फ्रक्टोज ये देता है कि आराम से फ्रक्टोज लो और न्यूट्रिएंट्स लेते रहो एंड जिंदा रहो, ठीक है, एनर्जी बनाते रहो। अब देखो 60% ये है। एंड बाकी दो ग्लैंड और बचे हमारे पास, कौन कौन से बची, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। उनका जो बच गया बाकी 30% जो है वो उनका पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे कम तो एक्चुअल में बल्बोयूरेथ्रल का होता है, सेकंड नंबर पे हम इसका मान लेते हैं प्रोस्टेट का। कुल मिला के 30% इन दोनों का होता है, मतलब 90% में से 60% ये है अपना फ्लूइड डालती है। ये दोनों मिला के बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट ये 30% कंट्रीब्यूशन देती हैं एंड देन सीमन बनता है। इसमें 10% ही ओनली स्पर्म होते हैं। अब ये जो स्पर्म है इनका मैंने बोला एक इजैकुलेशन में, मतलब एक बार जब स्पर्म रिलीज होते हैं, मतलब सीमन रिलीज होता है, तो उसके अंदर अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। मैंने क्या बोला, 200 से लेके 300 स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म मिलते हैं एक इजैकुलेशन में। तो क्या होगा, जब इजैकुलेशन हो गया, ठीक है, तो जब क्या होगा, जैसे कि फीमेल की उसमें वजाइनल ट्रैक्ट में जाएंगे, तो एक बात और, ये जो होते हैं सीमन, ये कैसा होता है, इसकी हम बोल सकते हैं अल्कलाइन मीडियम होता है इसका, ठीक है, अल्कलाइन
होता है। एल्कलाइन का मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर। क्यों? क्योंकि जो वेजाइना का जो पीएच है वो कम होता है, तो जब उसके ट्रैक में जाएंगे, ठीक है, तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि वहां पे एसिड है और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को, तो इस वजह से ये अल्कलाइन नेचर का होता है सीमेन। अब हम बात कर रहे थे क्या कि 200 to 300 मिलियंस होते हैं। अब इनमें से देखिए, ध्यान रखिए, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि इजैकुलेशन के दौरान जब ये जो सीमेन है 200 to 300 मिलियन इसके अंदर क्या है, स्पर्म प्रेजेंट है, तो इनमें इनका एक अच्छा सा शेप एंड साइज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? परफेक्ट, यहां लिख लेती हूं, परफेक्ट शेप एंड साइज। कितने का होना चाहिए इस कंट्रीब्यूशन में से? अबाउट 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल, इतना तो होना ही चाहिए। जब स्पर्म काउंट, जब फर्टिलिटी टेस्ट होता है ना, किसी भी मेल का फर्टिलिटी टेस्ट, मैं आपको बोल रही थी कि जब आप सैंपल को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितने ऐसे स्पर्म है 200 मिलियन में से कि जिनका शेप एंड साइज अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी मेल फर्टाइल कब होता है? जब उसके 60% एटलीस्ट शेप साइज उनका जो स्पर्म है उनका अच्छा हो, नॉर्मल हो, ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं हो, किसी का टेल कटी हुई है, किसी का हेड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। परफेक्ट एक अच्छा नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए 60% का, ओके। एंड विग्रस होना चाहिए, कितने विग्रस, मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा पावर हो, इतने होने चाहिए। इनमें से भी एटलीस्ट 40% ऐसे होने चाहिए जिनका मतलब नेचर बहुत विग्रस हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, साथ में शेप साइज तो होगा ही, साथ में विग्रस नेचर के होने चाहिए, ताकि वो क्या करें, बहुत ज्यादा दौड़ लगा के ओवम तक पहुंच जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट 40% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जो कि कैसे हो, विग्रस हो, ओके, तब जाके वो ओवम तक पहुंचेंगे। एंड उनमें भी ओवम तक पहुंचते 200 ही बचेंगे। अब जो 200 बचेंगे उनमें से भी सारे के सारे मारे जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा जो कि ओवम को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है इतना? तो ये कुल मिला के सारा क्या है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये मैंने आपको बताया है। स्पर्म का अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों के लिए ही प्रीमियर रखती हूँ सुबह सुबह, ताकि आप लोग क्या करें, उससे रिलेट हों और उस चीज को समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें। अब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे का जो प्रोसेस है, मतलब गैमेटोजेनेसिस में जो फीमेल का गैमेटोजेनेसिस होना है, मतलब oogenesis, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।